हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज मैं लेकर आया हूँ लाइफ प्रोसेस का थर्ड लेक्चर बच्चों। तो याद है क्या कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था ऐसा प्रोसेस जो बेनिफिशियल हो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस धरती पे। बच्चों उसमें मैंने बताया था कुछ चार प्रोसेस। चार प्रोसेस में क्या क्या था? पहला था न्यूट्रिशन, सेकेंड है रिस्पिरेशन जो मैंने आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट रहेगा फोर्थ नंबर एक्सक्रेशन। तो बच्चों रिस्पिरेशन होता क्या है ना? रिस्पिरेशन अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि रिस्पिरेशन अपन पढ़ेंगे प्लांट्स में, फिश में, अमीबा में, अर्थ और में, एंड लास्ट पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर। और ह्यूमंस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे बच्चे हम लोग पूरा सिस्टम बनाएंगे, डायग्राम वगैरह, नोज, ट्रैकिया, है ना, कैसे कैसे होता है, लंग्स कैसे काम करता है ना, सेलुलर रिस्पिरेशन कैसे होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ त्रिपाठी प्रजापति और मैं स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर आपका रिस्पिरेशन के बारे में बच्चों। तो जैसे अगर मैं बताऊं आपको रिस्पिरेशन होता क्या है, तो द प्रोसेस इन विच, जिसमें बच्चों आपको एनर्जी मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा आपको? एनर्जी मिलेगा फ्रॉम द ग्लूकोज। यानी बेटा लोग रिस्पिरेशन अगर बोल देखो, रिस्पिरेशन मतलब लोगों को लगता है जनरली ना कि रामदेव बाबा, है ना, रामदेव बाबा वाला काम, यानी कि सांस लेना है सांस छोड़ना है रिस्पिरेशन। अरे नहीं, वो ब्रीदिंग है। यानी अगर रिस्पिरेशन बताऊं मैं ओवरली, तो रिस्पिरेशन दो चीज मिलकर बना सकते हो। कि रिस्पिरेशन होता है आपका रिस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है बोल सकते हो आप लोग कि इसमें ब्रीदिंग भी होता है सर, और इसमें इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी ग्लूकोज होता है। ठीक है। अब बच्चा लोग ब्रीदिंग से क्या मिलता है अपन को? ब्रीदिंग से बेटा लोग मिलता है हमको ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब क्या हुआ बेटा लोग? इसमें अपन क्या ऐड करने वाले हैं? फूड। फूड यानी बोले तो ग्लूकोज ऐड करने वाले। क्या ऐड करने वाले हैं जी? ग्लूकोज ऐड करने वाले हैं। देखो यहाँ रिएक्शन बनने वाला है, ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स, क्या मिलेगा जी? तो O2 जो चाहिए ना, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 चाहिए, 6 O2। आपको मिलता है बाहर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज होता है। प्लस अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको? 38 ATP। और साथ ही मिलेगा बेटा लोग आपको हीट मिलने वाला है, साथ में कुछ हीट भी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इनहेल करोगे एयर को, अभी इनहेल करने समय हाथ रखो सामने, तो फील करोगे वाटर वेपर निकल रहा है। रजनीकांत मूवी देखे हो ना, चश्मा को करके पहनता है, नहीं उसमें वाटर वेपर निकल रहा है। ठंडा में अभी देखे हो गए, ठंडा में ऐसे करो, मस्त एकदम लगेगा कि भाप निकल रहा है ना। और देखो हीट भी निकलता है, हीट ऑब्जर्व कर सकते हो आप खुद से, है ना, हीट भी निकलता है। जो गैस निकलता है उसमें CO2 ज्यादा होता है, एयर में CO2 ज्यादा होता है, वाटर वेपर भी रहता है। और जो एटीपी मिलता है, ये एटीपी मुझे चाहिए, यही एटीपी मुझे चाहिए। और इसी एनर्जी को इसी वो इसको बोलते हैं क्या? एटीपी का फुल फॉर्म हो गया बच्चा लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी होता है जी, इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोला जाएगा बच्चा? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल का एनर्जी करेंसी है बेटा लोग। अरे बनता कहाँ पे है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया से बन के रिलीज होता है। यानी अब मैं ओवरऑल बताऊं आपको रिस्पिरेशन क्या होता है। तो रिस्पिरेशन होता है कि फूड से अपन को जो एनर्जी मिलने की प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चा लोग? रिस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन अब डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। आज अब इसके बारे में क्या पढ़ने के लिए, इसके टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो बेटा लोग इसके दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है जी इसके? दो टाइप होता है। फर्स्ट टाइप आप लिख लो एरोबिक रिस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रिस्पिरेशन। सेकेंड वन इज एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है। अब समझो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रिस्पिरेशन वो होता है जिसमें आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप फूड का ऑक्सीडेशन करते हो। फूड का क्या करते हो? ऑक्सीडेशन करते हो। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
और इसमें एनारोबिक जो हो गया, एनारोबिक में क्या होता है जी, अब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है। अगर मैं एरोबिक के बारे में और बताऊं तो एरोबिक मेनली इसका साइट कहाँ पे है, कहाँ पे होता है एरोबिक, तो ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है। जबकि जो एनारोबिक होता है ये आपका साइटोप्लाज्म में अंदर ही होता है। कहाँ होगा जी, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखो और डिफरेंस देखो, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें आपको एनर्जी ज्यादा मिलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। यहाँ पे एरोबिक में क्या होता है जी, कंप्लीट फूड का जो लोग है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है। तो कंप्लीट अगर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे लिख सकते हो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इधर पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। लिख लो आप, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब आप खुद से सोच के बताओ, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा। कितना मिलता है सर इसमें, ओवरऑल देखा जाता है तो 38 एटीपी मिलता है जी टोटल। और इसमें एनर्जी कितना मिलता है, ओनली और ओनली 2 एटीपी मिलता है। कितना मिलता है, 2 एटीपी मिलता है। आया बात समझ में आपको, ओके जी, बताइए कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों, बोलिए बोलिए, कोई डाउट। अच्छा इधर तो आपको दिख नहीं रहा है जी, चलो लिखो, है ना। हो गया क्या, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हमने पढ़ा कि एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक। अब बच्चा लोग क्या होता है ना, एनारोबिक जो होता है दो टाइप का फर्दर बांटा गया है, दो टाइप का फर्दर बांटा गया है। तो अब देखो एरोबिक के बारे में मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया है। एरोबिक के बारे में क्या क्या बताया, आप बताओ, फिर से बताओ, रिवीजन करो। तो एरोबिक बताया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, क्या होता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में बच्चा लोग आपको अगर इक्वेशन बताया जाए, इक्वेशन कैसे होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट कैसे होता है समझो। देखो ये मेरा सेल है, क्या है आपका, मान लो सेल है। अब सेल के अंदर जी, सेल के अंदर ये क्या पाया जा रहा है, सेल के अंदर पाया जा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर, एक सेकेंड मैं फिर से बनाता हूँ। ये मान लो आपका कोई सेल है, क्या है सेल, तो सेल मेम्ब्रेन होगा। अब अंदर में कोई स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऑर्गेनल्स पाया जा रहा है जी इसके अंदर। अब ऑर्गेनल्स पता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आउटर मेम्ब्रेन बना दिया, इनर मेम्ब्रेन जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे अंदर साइड में फोल्डेड होता है, ऐसे क्या होता है, फोल्डेड होता है। तो क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। प्लांट सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और एनिमल सेल में ऐसे राउंड राउंड होता है, ऐसे राउंड राउंड होता है, दिख रहा है क्या। बट अपन कोई भी सेल यहाँ मान लो, ऐसे मान लो बना लिया। अब इसके जो क्रिस्टी होता है ना, क्रिस्टी में लगा होता है ऑक्सीसोम। इतना डिटेल में मत जाओ, मेनली क्रिस्टी अगर मैं बताऊं, ऐसे क्रिस्टी है, ऐसे क्रिस्टी है, तो क्रिस्टी में क्या लगा हुआ है, ऐसे ऑक्सीसोम, क्या लगा हुआ है जी, ऑक्सीसोम। हर क्रिस्टी में ऐसे क्या लगा है, ऑक्सीसोम। अब मेनली यही ऑक्सीसोम में काम होने वाला है कि बाहर में जो आपका आया है ऑक्सीजन, उसको अंदर डिलीवर किया जाएगा। उसको अंदर क्या किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, डिफ्यूजन से चला जाएगा। और जो बेटा ग्लूकोज होता है ये अपने से अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर बना है फॉस्फोलिपिड का, तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इसको अंदर ग्लूकोज भेज दिया जाता है। अब ये था आपका साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इन द साइटोप्लाज्म में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इन साइटोप्लाज्म में अगर देखोगे, इन साइटोप्लाज्म में अगर देखते हो आप, तो यहाँ पे होने वाला है जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, इसको 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 चाहिए, और इसको तोड़ देगा और क्या बना लेगा, पायरुवेट बन जाएगा।
क्या बन जाएगा जी, पायरुवेट बन जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना, साइटोप्लाज्म में क्या ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो C6H12O6 को कहाँ पे बचा लोग, साइटोप्लाज्म में तोड़ा जा रहा है। कुछ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस, तोड़ने का प्रोसेस 10 स्टेप में होता है, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। आप जब बच्चा 11th में जाओगे तो वहां पढ़ोगे आप ग्लाइकोलिसिस के बारे में, है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, करते करते ऐसे लास्ट में 10 स्टेप में आपको क्या मिलने वाला है, पायरुवेट मिलने वाला है। फॉर्मूला होता है, तो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट मिलेगा, C3H6O3, इसका नाम होता है पायरुवेट, पायरुवेट। तो क्या मिल गया जी आपको यहाँ पे, पायरुवेट। तो साइटोप्लाज्मा में आपका एक ग्लूकोज से क्या मिल गया, पायरुवेट। अब इस पायरुवेट दो मिला है, अब एक पायरुवेट को लेकर अपन चलते हैं, ऐसे में इस तरह दूसरा का भी होगा। फिर पायरुवेट को अंदर भेज दिया जाता है, पायरुवेट को क्या किया जाएगा जी, अंदर भेज दिया जाएगा। इस पायरुवेट को क्या किया जाएगा, इस पायरुवेट को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीसोम के अंदर भेज दिया जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुवेट है ना, तो यहाँ सेकेंड लिख लो, इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये होने वाला है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला है ये रिएक्शन। यहाँ पे आएगा पायरुवेट, पायरुवेट। अब पायरुवेट को चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन। ये प्रोसेस होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है सर, इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चा क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, क्रेब्स साइकिल। इसमें बेटा जी आपको मिलेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और जो मिलने वाला है वो लिख लो आप 38 ATP। ये मैंने टोटल ATP लिखा है, एक्चुअली में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP वहां निकलता है, इस प्रोसेस में 2 ATP मिलता है, बाकी यहाँ पे ओवरऑल 30 ATP। यानी अगर बताऊं एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एक ग्लूकोज को लेना है, पायरुवेट बनाना है, पायरुवेट को फर्दर तोड़ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल, और CO2 H2O जो कि बाई प्रोडक्ट है बाहर निकल जाएगा। ATP जो है एनर्जी करेंसी, इसको स्टोर कर लिया जाता है, इसका यूज किया जाता है बाकी प्रोसेस के काम के लिए। एनर्जी, यही एनर्जी है। समझ में आया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा लोग। सेम इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर मैं बताऊं तो ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अभी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर टाइप्स देखोगे ना, इसका टाइप्स तो 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब सर जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, बच्चा लोग देखो, लैक्टिक एसिड जो होता है इसका एक फॉर्मूला वैसे बोलूं तो C3H6O3 ही होता है, जो पायरुवेट का था। बनता कब है, एनारोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा, एक इसमें हो रहा एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा, यानी इसमें आपको कितना एनर्जी मिलने वाला है, 2 ATP मिलने वाला है। तो इससे लैक्टिक एसिड जो होता है ना, ये कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है। कहाँ पे होता है ये, मसल के अंदर होता है। अब देखो जब एक्सेसिव वर्क करोगे ना, जब एक्सेसिव वर्क करना शुरू करोगे, नॉर्मल जो वर्क कर रहे हो तो उसमें जितना एनर्जी चाहिए अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हो उतना, तोड़ने का काम कर रहा हो उतने ग्लूकोज को। जैसे मुझे अभी चाहिए मान लो 100 किलो जूल, मान लो सपोज करो अभी 100 किलो जूल चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ, तो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, एनर्जी मिल रहा, बट अचानक मैं क्या किया, मेरे पीछे कुत्ता दौड़ाने लगा, मैं भागने लगा, तेजी से भागने लगा। अब बेटा अगर मैं भाग रहा हूँ या मैं स्ट्रक जिम कर रहा हूँ, मसल्स का वर्क हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वहां पे, तो उसको चाहिए ज्यादा एनर्जी। तो अब ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, तो कहाँ से टूटेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप तो ऑक्सीजन नॉर्मल ले रहे थे ब्रीदिंग, तो पहला चीज क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा। अब ब्रीदिंग फास्ट करोगे, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं तो सांस तेज हो जाती है, इसी वजह से हो जाती है। फिर भी वहां पे ग्लूकोज जल्दी नहीं टूट पाता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और चाहिए। तो अब दूसरा रास्ता अपनाता है ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता है, साइटोप्लाज्मा में ही टूटता है। तो कैसे टूटता है वो समझो। मसल में क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो अपना था ग्लूकोज, ये तो सेम रहेगा, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्मा में जो हो रहा है वो तो होगा, ग्लूकोज से एक पायरुवेट बन गया, पायरुवेट,
और मैंने क्या बोला इसको, ग्लाइकोलाइसिस बोला। अब पायरुवेट से स्टोरी देखो, पायरुवेट जाता है किसमें, मसल सेल में। किसमें जाएगा जी, मसल सेल में जाएगा, मसल टिश्यू में जाएगा, मसल सेल में जाएगा। अब पायरुवेट जो होता है यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, जो बनेगा ना उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है जी, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड मिलेगा। कितना मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड मिलने वाला है। साथ में 2 ATP मिलने वाला है, साथ में 2 ATP मिलने वाला है। तो चूंकि बच्चा ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है जी ये, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें लिख लो इनसॉल्युबल इन वाटर। अब चूंकि इनसॉल्युबल होता है तो यूरिन में नहीं जाएगा, ब्लड के थ्रू नहीं मिलेगा, यूरिन में नहीं जाएगा ना, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या होता है, वहां स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाएगा उस मसल्स में। तो क्या बन जाएगा, क्रैम्प बन जाएगा बेटा जी आपको। और क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा अगले दिन से। अगले दिन बोलो क्या, बहुत पैर दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। यही हुआ है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो गया है। तो अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो लैक्टिक एसिड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेटा जी या तो आप वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट का लो यूज लो, फिजियोथेरेपिस्ट करवाओ, या फिर हॉट वाटर बाथ लिया जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी से नहाया जाता है, हॉट वाटर बाथ, जिसके वजह से ये लैक्टिक एसिड थोड़ा कम होता है, पेन थोड़ा रिलैक्स मिलता है। अब मैं अगर इसका सेकेंड टाइप में आ जाऊं, इसका सेकेंड टाइप में आ जाऊं, फर्स्ट था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकेंड देखोगे तो सेकेंड होता है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकेंड का नाम क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब भाई साहब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो पहले समझो किसके अंदर होता है सर, तो बच्चा पार्टी ये होता है आपका ईस्ट के अंदर। किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ द अल्कोहल जिसमें 2 कार्बन होता है, C2H5OH। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल होता है। कैसे होता है सर, बता दो जरा। देखो जी इसका रिएक्शन भी सेम है कि ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में सेम टूटेगा और क्या बनेगा, पायरुवेट बने। यहाँ तो सब में सेम था, लेकिन इसके आगे ये पायरुवेट जाता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर। अब बेटा जी जब ईस्ट के अंदर जाएगा ना, एक इंजाइम वहां पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज, जाइमेज। अब जाइमेज का काम होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, इथेनॉल बनाना है, बना देगा इथेनॉल। यानी पायरुवेट भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ देगा, इथेनॉल बना देगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH इथेनॉल बन गया, प्लस 2CO2 प्लस 2ATP। 2 ATP मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी आपको, 2 ATP यहाँ पे मिल जाएगा। 2 ATP यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, मिल जाएगा, है ना। दिख रहा है आपको, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। हमने बच्चा डिस्कस किया अभी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बताया आपको जी, ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप देखें अभी कि 2 टाइप का होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें 2 ATP मिलता है, चाहे दोनों कोई भी प्रोसेस हो। टाइप 2 कौन कौन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज टूटता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट टूटेगा मसल सेल में, है ना, और 2 लैक्टिक एसिड और 2 ATP मिलेगा। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ईस्ट के अंदर होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट में मिल गया। अब यहाँ पे ईस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज। देखो 10th में नाम याद नहीं रखना है जाइमेज के बारे में, है ना। अब ऐसे रिएक्शन याद रखना। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, 2CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है मुझे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका डिफरेंस अगर एक जगह मिल जाए तो बड़ी मजा आ जाएगा। तो ये देखो डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो बताया सब कुछ यहीं लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट जो मिलता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है, और इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 38 होता है। एनारोबिक में अगर देखोगे, एनारोबिक में अगर देखते हो आप, तो एनारोबिक में क्या है जी, एनारोबिक में रेस्पिरेशन में अगर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है
ये ऑक्सीजन सब ऑक्सीजन में होता है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, एंड प्रोडक्ट मिलता है, इसमें लैक्टिक एसिड मिलेगा या इथेनॉल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसमें कम एटीपी मिलता है, कितना, 2 एटीपी। तो डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, है ना बच्चा लोग, तो आप लोग वहां पे लिखना, ठीक है। चलिए मैं अब क्या करता हूँ बच्चा पार्टी, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, है ना। और अब अपन पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट। ये था हमारा रिस्पिरेशन के बारे में ओवरऑल, कि क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है रिस्पिरेशन और रिस्पिरेशन कैसे होता है। अब हम लोग अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में देखने वाले हैं रिस्पिरेशन के बारे में। अब बच्चा पार्टियां देखो, रिस्पिरेशन इन प्लांट में अगर देखोगे ना, तो प्लांट में क्या है, ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवाना है, यानी ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेगा है। कैसे लेगा ऑक्सीजन है, कहाँ से लेगा। प्लांट अगर देखोगे ना, तो प्लांट दो तरह का आपको दिखने को मिलेगा। प्लांट कितने तरह का मिलेगा जी आपको, दो तरह का। एक प्लांट हो गया, जैसे मान लो कि एक होता है हर्बिशियस प्लांट। एक कौन सा प्लांट होता है, हर्बिशियस प्लांट। उसमें आपका ये लर वाला, लत्तर वाला प्लांट रहेगा ऐसे, ठीक है। ये लत्तर वाला प्लांट रहेगा, ये मान लो रूट्स है, रूट्स यहाँ से ऐसे ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे रूट्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे निकल गए इस प्लांट से, ऐसे क्या है, रूट्स, ठीक है। ये प्लांट्स के क्या है, ऐसे रूट्स। अब इस प्लांट में क्या है, लतर वाला प्लांट है ना, तो इसमें जो वुड नहीं होगा, जिससे कि आप कॉर्न देख लो, मकई, बनाना देख लो, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का देख लो पेड़, है ना, ऐसे ही होता है। मनी प्लांट देख लो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सब लीफ है, क्या है सब सारे बच्चा, लीफ है। है ना, ये सब क्या है, ऐसे लीफ है। अब खुद से बताओ कि यहाँ पे इस प्लांट में अगर देखोगे तो वुड नहीं है, इस प्लांट में क्या है, वुड यहाँ पे नहीं, ये दिस इज नोन एज हर्बिशियस प्लांट, दिस इज नोन एज हर्बिशियस प्लांट, ठीक है। ये बना दिया मैंने आपको हर्बिशियस प्लांट के बारे में। या मान लो कोई फ्लावर लगा हुआ होगा, है ना, ये हर्बिशियस प्लांट हो गया। अब एक प्लांट ऐसा भी होता है बच्चा पार्टी, जिसमें आपको पता ही है, इसमें क्या होगा जी, ये यहाँ रूट्स रहेगा, इधर इधर फॉयल है ना, इधर बहुत सारा बड़ा बड़ा रूट्स है। अब इसमें क्या होने वाला है कि इसमें जो दिख रहा होगा आपको, स्टेम दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, स्टेम। और जो स्टेम है यहाँ पे, स्टेम जो होता है यहाँ पे, ये आपका वुड वाला है। वो स्टेम क्या है आपका, यहाँ पे ये प्लांट जो बना रहा हूँ मैं, ये प्लांट क्या बनने वाला है, वुड्स वाला, ठीक है। इस प्लांट में क्या है यहाँ पे बच्चा, स्टेम है, मतलब इस स्टेम में वुड है, ठीक है। आप लिख लो वुडी स्टेम, इसमें क्या है, वुडी स्टेम। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये स्टेम जो होता है, ये होता है वुडलेस स्टेम, वुडलेस स्टेम। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लांट कितना टाइप, कितना पार्ट है, देख के बताओ। तो प्लांट में आपको पार्ट दिखेगा बच्चा, मेनली 3 पार्ट। मेनली कितना पार्ट, 3 पार्ट। एक पहला पार्ट दिखेगा जी आपको, एक पहला पार्ट दिखेगा लीफ, एक पार्ट दिखता है क्या आपको, लीफ। एक पार्ट दिखेगा आपको स्टेम। तो मेनली फर्स्ट हो गया आपको जो दिख रहा है, लीफ। दूसरा होता है स्टेम, और तीसरा होता है रूट्स। अब फ्लावर वगैरह जो रहेगा सब हो गया इसी लीफ के अंदर, मान लो, है ना, स्टोमाटा वगैरह होते हैं, उससे ऑक्सीजन लेगा। तो मेनली ये प्लांट का 3 पार्ट हो गया, इसको रिस्पिरेशन करना है। अब ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से बन रहा है सर, लीफ में। अब बेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ से ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लांट के हर वो जगह जिसको जरूरत है एनर्जी का। रूट्स को भेज दिया जाता है, स्टेम को भेज दिया जाता है, अदर पार्ट्स ऑफ को भेज दिया जाता है, जैसे कि ग्रोइंग फ्रूट्स वगैरह हो गया, उनको भेज दिया जाता है। अब वो रिस्पिरेशन करेंगे खुद से ना, अब उनको ग्लूकोज दे दिया गया, लो आप अपना डाइजेशन खुद करो, मतलब ग्लूकोज ले लो। अब तुम क्या करो, उसका ब्रेकडाउन खुद करो, ऑक्सीडेशन खुद करो, और ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी खुद बनाओ। अब ये रूट्स को चाहिए ऑक्सीजन, कहाँ से लेगा, स्टेम को चाहिए ऑक्सीजन, कहाँ से लेगा, लीफ को चाहिए ऑक्सीजन, कहाँ से लेगा। ये जो फर्स्ट वाले जो प्लांट बनाया, इसका नाम आप लिख लो हर्बिशियस प्लांट। इसका नाम क्या है, हर्बिशियस प्लांट।
ओडी प्लांट है। तो अब चलो हम अलग अलग करके दिखाते हैं आपको कि ये जो दो टाइप का प्लांट है इसमें कैसे कैसे होता है। अगर रिस्पिरेशन लीफ में देखोगे ना बच्चा, अगर रिस्पिरेशन आपको लीफ में देखना है ना, तो लीफ में बहुत इजी तरीके से होता है रिस्पिरेशन। जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, मान लो क्या है आपका लीफ है, इस लीफ में अगर आपको रिस्पिरेशन देखना है, ये लीफ है ऐसे है ना, ऐसे इसका वेन हो जाएगा, ठीक है, ये वेन हो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, लीफ है आप, अगर इसमें रिस्पिरेशन देखना है तो यहाँ पे जो पोर्स पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाएगा जी, ऐसे इसमें पोर्स पाया जाएगा बीच बीच में ऐसे। मतलब इस पोर्स बताया था मैंने पिछले क्लास में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट में। ये पोर्स जो होता है ना गार्ड सेल से बना हुआ है। पोर्स किससे बना हुआ है? गार्ड सेल से बना हुआ है। ऐसे गार्ड सेल होते हैं दोनों साइड में, ऐसे बीन सेप्ट का फूला हुआ है, अभी फूला हुआ है, यानी कि इसमें जब एंडोस्मोसिस, जब से पानी अंदर चला गया है, बच्चा लोग देखो, इसे मैंने डिस्कस कर दिया है आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट लेक्चर नंबर 1। अगर आपको इस समय डाउट है आप प्लीज जाके सर्च करो पहले, न्यूट्रिशन इन प्लांट बाई त्रिपुरारी सर, बायोटेक वाला आपको मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्या ऑक्सीजन लेने के लिए पाया जाएगा स्टोमाटा। इसी पोर्स का नाम क्या है? स्टोमाटा है। ये नॉर्मली डिफ्यूजन करेगा, ऑक्सीजन जो बाहर है एटमॉस्फेयर में, ये ऑक्सीजन जाएगा इसके पास। अब जो जाएगा तो इसके पास क्या है? ग्लूकोज है, C6H12O6। ऑक्सीजन ले लिया बाहर से एटमॉस्फेयर से, नॉर्मली डिफ्यूजन करके स्टोमाटा से। तो लिप के अंदर क्या बताया? फ्रॉम स्टोमाटा, स्टोमाटा से जो होता है ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन आ गया तो क्या मिलेगा? अब टूट जाएगा, सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आया है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, एनर्जी मिल जाएगा। हो गया कंप्लीट इन रिस्पिरेशन इन लिप्स। ऐसी लिप्स में रिस्पिरेशन किया जाता है बच्चों। मेनली यहाँ देखना था ऑक्सीजन कैसे आता है। ऑक्सीजन यहाँ पे आता है बच्चों स्टोमाटा से। अब अगर मैं आगे बात करूँ स्टेम्स में क्या होता है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम। स्टेम दो तरह का लिया मैंने, एक लिया मैंने यहाँ पे हर्बिसियस प्लांट, और एक मैंने लिया वुड वाला प्लांट, वुडी स्टेम। तो बच्चा हर्बिसियस प्लांट में जो होता है, हर्बिसियस प्लांट में जो होता है, यहाँ पे स्टोमाटा से ही, इन हर्बिसियस प्लांट ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम द स्टोमाटा, स्टोमाटा ही होता है बच्चा, इसमें लेयर में स्टोमाटा ही पाया जाएगा, स्टोमाटा से ही ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। लेकिन वुडी स्टेम में, ये इंपॉर्टेंट है, वुडी स्टेम में ऑक्सीजन कहाँ से आता है सर? स्टोमाटा तो रहेगा नहीं बच्चा बिल्कुल भी। तो बच्चा पार्टी इसमें एक सेल होता है जिसका नाम होता है लेंटी सेल, LENTI लेंटी सेल। ये लेंटी सेल को डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा, स्लाइड में मैंने शो किया है, लेंटी सेल, ठीक है। एक पेड़ में बीच बीच में ऐसा पाया जाता है, इसमें सेल होते हैं जिसका नाम है लेंटी सेल। और ये लेंटी सेल क्या करता है? ऑक्सीजन को इंटेक करता है, बाकी रिस्पिरेशन सेम करेगा प्लांट में जो होता है, CO2 प्लस O2 C6H12O6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अपन को सीखना क्या था कि इस टाइम में कैसे ऑक्सीजन लिया जाता है, समझ में आ रहा? अब बात करेंगे बच्चों अपन रूट्स में। तो रूट्स में बच्चा पाया जाता है रूट हेयर। क्या पाया जाता है? रूट हेयर। तो रूट हेयर से क्या किया जाता है? ये रूट्स दिख रहा होगा ना, तो इस रूट जो है सॉइल में गया है। अब सॉइल में लोग क्या है भाई, एयर जो है डिजोल्व है इसमें, O2, इस गैप में O2 भी है, इस गैप में क्या है? O2 भी है। हाँ, केवल O2 नहीं, नाइट्रोजन भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा। लेकिन अपन रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रिस्पिरेशन में O2 से मतलब है। अब इस O2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द रूट हेयर। रूट हेयर का जो सेल होता है ना बहुत थीन होता है, सिंगल सेलुलर होता है वहां पे, जिसके वजह से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिफ्यूजन होता है मेनली यहाँ पे, है ना। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की ओर गया और वहां पे क्या क्या ऑक्सीजन चला गया अंदर रूट्स में, तो रूट हेयर में रिस्पिरेशन हो जाएगा कंप्लीट। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? यहाँ से, रूट हेयर से। तो इतना याद रखना। तो बचा पार्ट ये था प्लांट के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है।
तो अमीबा जो होता है ना, नॉर्मली देखोगे आप सिंपल डिफ्यूजन होता है जी, गैसेस का ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल डिफ्यूजन यानी बाहर जो ऑक्सीजन है। डिफ्यूजन पता नहीं क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है जी? डिफ्यूजन होता है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है। अब एयर जो है बाहर ज्यादा है, O2 बाहर ज्यादा है, तो बॉडी में आ जाएगा। O2 अदर अंदर CO2 ज्यादा था तो CO2 बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अमीबा क्या करता है, अमीबा पानी में रहता है। अमीबा कहाँ रहता है जी? पानी में रहता है। तो पता होगा पानी में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन भी डिजोल्व होता है, पानी में ऑक्सीजन भी डिफ्यूज रहता है। अब उस जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है ना, उसको जो ये क्या करता है, ले लेता है। पानी में जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है उसको अपने बॉडी में इनटेक कर लेता है। ठीक है। ये हो गया रिस्पिरेशन इन अमीबा। आगे देखेंगे बच्चा लोग हम लोग रिस्पिरेशन इन अर्थ में। दिख रहा होगा आपको रिस्पिरेशन इन अर्थ। ठीक है। अर्थवर्म है। अर्थवर्म का जो देखोगे ये गैसियस कहाँ से लेगा, स्किन से लेता है। कहाँ से लेता है जी? स्किन से। अब स्किन से क्यों लेता है सर? क्योंकि इसका स्किन जो होता है ना, पतला होता है थोड़ा, और बहुत सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा। और इसमें और खास बात क्या है कि इसका ब्लड सप्लाई इसमें बहुत अच्छा होता है, ब्लड सप्लाई इसमें होता है। तो ऑक्सीजन को स्किन के थ्रू ले लिया जाता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द अर्थवर्म बाय इट्स ब्लड वेयर इट इज यूज्ड टू रिस्पिरेशन। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को क्या किया गया, यहाँ पे देख रहे होगे आप, ऑक्सीजन को इंटेक किया गया। ऑक्सीजन इंटेक करने के बाद अपने बॉडी में पूरा भेज दिया हर जगह, और वहां पे रिस्पिरेशन हो गया। CO2 प्रोड्यूस हुआ तो बाहर निकल दिया CO2, ऐसे बाहर निकल दिया CO2। ठीक है। अब नॉट ओनली इन अर्थवर्म, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टेकन इन द लीच। लीच जो होता है ना, लीच, उसके अंदर भी, जोंक, उसके अंदर भी यही होता है, रिस्पिरेशन ऐसे ही होता है। अब अगर बच्चा, अगर मैं फिश की बात करूं, तो फिश में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है गिल्स। क्या नाम है जी? गिल्स। गिल्स पाया जाता है। अब डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी को अंदर लिया जाता है। पानी को क्या करता है? अंदर लेता है। पानी को गिल्स के थ्रू, पानी को गिल्स के थ्रू ये क्या करता है? बाहर निकालता है। तो पानी में जो होता है ना, इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। अब जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों कर लेगा सर? क्योंकि इसका जो गिल्स है ना, गिल्स में ब्लड वेसल रहते हैं। गिल्स में क्या रहता है? ब्लड वेसल। अब वहां ब्लड है, ऑक्सीजन आया तो तुरंत उसको कैच कर लिया जाएगा। यानी पानी अंदर जाता है गिल्स के थ्रू, पानी अंदर जाता है माउथ के थ्रू, और गिल्स से होते हुए पानी बाहर निकल जाता है। गिल्स होते हुए पानी बाहर निकल। लेकिन जो इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन थे बेटा लोग, जो इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन थे वो अपने चले गए बॉडी में। O2 कहाँ चले गए जी? बॉडी में चले गए, और अपना रिस्पिरेशन करवा दिया कंप्लीट। समझ में आया आप लोगों को? यही था अपना रिस्पिरेशन इन फिश। हम लोग मेन बात करने वाले हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ठीक है। रिस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में, है ना? यहाँ तो कोई डाउट है बच्चा लोग? तो ह्यूमन में कैसे होता है जी रिस्पिरेशन, पता है आपको? बाबू बताओ जी। तो ह्यूमन में जो होता है ना, दो प्रोसेस होता है, वही ब्रीदिंग होगा और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने वाला है। ब्रीदिंग होने वाला है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखो, रिस्पिरेशन है मेनली यहाँ करना है, तो वही करवाना है अपन को। यहाँ पहले ब्रीदिंग समझ लो। ब्रीदिंग पता ही है, यहाँ पे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होगा। और उसके बाद क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो समझ गए हम लोग, ब्रीदिंग कैसे होता है यहाँ पे? तो बच्चा ब्रीदिंग ना दो चीज से मिलकर बना है। इसमें दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस का नाम होता है इनहेलेशन। डायग्राम दिख रहा होगा आपको। एक का नाम होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्रोसेस होता है बच्चा कि O2 रीच एयर को इनहेल किया जाता है, इनहेल किया जाता है। और एक्सहेलेशन मतलब होता है CO2 रीच एयर को एक्सहेल किया जाता है, एक्सहेल किया जाता है। अब यहां समझो आप कि आप ये ब्रीदिंग जो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नॉर्मली इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है।
इसमें आप, कई लोगों को लगता है कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई फिल्टर नहीं लगा है कि ऑक्सीजन को भेजाएगा, एयर एयर जाएगा, लंग्स तक एयर जाता है, लेकिन वहां से बस ऑक्सीजन को भेजा जाता है सेल तक हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे अपने सारी चीजें। वहां से हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी आता है अलवेलाई के पास, और वहां पे केवल और केवल क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और CO2 उधर से आएगा, CO2 और ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, नाइट्रोजन वगैरह नहीं जाने वाला है। अब समझो यार इनहेलेशन में क्या होता है, जब आप इनहेल करते हो छाती फूल जाता है, पेट बाहर ऐसे आता है थोड़ा, कैसे भाई? क्योंकि जब आप इनहेल करते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। कौन कौन सा मसल? डायफ्राम। ये जो डायग्राम में देखोगे आप, तो ये लंग्स दिख रहा है ना, लंग्स के नीचे जो ये है डंबल से, ये जो है इसका नाम है डायफ्राम। इसका नाम क्या है जी? डायफ्राम। ऐसे डायफ्राम, इसी के ऊपर लंग्स रखा हुआ है। अब जब एयर लेते हो ऐसे, तो ये जो डायफ्राम ऐसे था, अब ऐसे फैला, और जब इनहेल करते हो तो डायफ्राम ऐसे उतर गया, ऐसे होता है। साथ साथ क्या होगा, जब आप इनहेल करते हो तो रिबकेज जो है ना बाहर में, ऐसे चेस्ट के जो रिबकेज लगा हुआ है सुरक्षित के लिए, वो भी एक्सपेंड करेगा। जो वहां मसल्स होते हैं, रिब मसल्स, वो भी एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना। यानी कि यहाँ डायफ्राम में और रिब मसल्स में, रिबकेज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से बाहर फैलता है। आपके एग्जाम में 5 में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको लिखना पड़ेगा बच्चा लोग। ब्रीदिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होता है। इनहेलेशन क्या होता है लिखना पड़ेगा आपको, द प्रोसेस इन विच द एयर रिच ऑक्सीजन इज इनहेल, और एक्सहेलेशन लिखना पड़ेगा, द प्रोसेस इन विच द एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल, है ना, बॉडी से एक्सहेल किया जाता है इन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो, और ये भी लिखना पड़ेगा चेंजेस क्या होता है। तो इनहेलेशन प्रोसेस, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब केज फैलता है, समझ में, एक्सपेंड होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम में, आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर ये देखो रिब केज के बारे में, यहाँ डायफ्राम के बारे में नीचे लिखा हुआ है। अगर आप बात करोगे एक्सहेलेशन के बारे में, अब एयर बाहर निकाल रहे हो, जगह अब नहीं है, अब सब वापिस आएगा ऐसे, सब क्या आएगा ऐसे वापिस आएगा, रिलैक्स होगा उसको, यानी वापिस ऐसे आ जाएगा रिलैक्स। अभी एयर लिए थे तो ऐसे डायफ्राम हो गया था नीचे, अब डायफ्राम वापिस आ गया, उसको बोलते हैं रिलैक्स। रिब केज नॉर्मल है, अभी एयर लिए तो बाहर निकला था, फिर अब वापिस आ जाएगा, है ना, तो रिलैक्स हो जाएगा जब ये। तो इसी दोनों, ये आपको 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या चेंजेस होता है, एयर लेना, रिबकेज का बाहर निकलना, कॉन्टेक्ट होना, और डायफ्राम का बाहर निकलना, डायफ्राम का। सेम उसी तरह से आप लिखोगे यहाँ पे एक्सहेल वाले में, है ना, एक्सहेल वाले में लिख देना। ये था आपका ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन ह्यूमन। अब बच्चा पार्टी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? चलो, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो ध्यान से, अपन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिस्टम बहुत सारा ऑर्गन से मिलकर बना हो। आपको डायग्राम बनाने यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपन डायग्राम बनाना, और सीखेंगे डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाए मेरे साथ साथ। देखो पहले क्या करो, आप मुंडी बना लो। मुंडी बनाने के बाद नोज बना लो। नोज बनाने खा लीजिएगा थोड़ा सा, ये लिप्स कर दो, और फिर ये थोड़ी कर दो। ठीक है, ये होंठ थोड़ा सा ज्यादा खराब बन गया भाई। ये माथा, ये नोज, है ना, ये हो गया थोड़ी। अब होने वाला क्या है बच्चा, यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो इसके बॉडी में इन नाक में दो छेद पाए जाते हैं, पता है ना, 2 छेद। उसको बोलते हैं बच्चा नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं उसको? नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल से ये नसल कैविटी ऐसे अंदर की ओर जाएगा, और वापिस वो नीचे आएगा, और सेम उसी तरह से माउथ से मिलेगा, और माउथ से मिलके वो पाइप बकल कैविटी उसी में मिला दिया जाता है, अरे वापिस नीचे आएगा। जो कॉमन पैसेज इसका नाम होता है फेरिंक्स। कॉमन पैसेज का नाम क्या है? फेरिंक्स। अब यहाँ 2 पाइप में बढ़ जाता है, एक फूड पाइप इधर जाएगा और विंड पाइप इधर जाएगा। अपन को विंड पाइप बनाना है तो विंड पाइप बनाएंगे यहाँ पे। बच्चे गले के नीचे यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ बनाओगे वॉइस बॉक्स। क्या बनाओगे जी? वॉइस बॉक्स। इसका नाम है लैरिंग्स। अब उसके बाद अपन को यहाँ बना रहे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का ट्रैक किया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कई बार क्या होता है ना बच्चे लोग को, एक छोटा गोला, बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला बन जाता है ऐसे गलती से। ऐसा नहीं बने, इसलिए पहले क्या करो, डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे आप नीचे तक चले जाओ, डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे कर करके, ताकि अंदाजा मिल जाए कि मुझे इसी डॉटेड के अंदर रहना है। अब यहाँ पे रिंग बनाओ। अब यहाँ पे क्या करो, आप रिंग बनाओ। एक रिंग बना लेने के बाद नीचे वाला, बस नीचे साइड से रिंग में ऐसे बनाते जाओ, ऐसे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा डायग्राम कैसे बनाना है। ये देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप।
अगर बच्चों एग्जाम में आ गया अगर बनाने के लिए तो वहां पे आप घबराना नहीं, आराम से डायग्राम बनाना, ठीक है। नीचे देखो छोटा बन गया तो छोटा देंगे, मुझे पता है कि कहाँ तक किस रेशियो के अंदर जाना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये बन जाने के बाद ये होता है ना, एक ट्रकिया था, ब्रोंकाई में टूट जाता है, दो लंग्स होता है, दोनों लंग्स में जाने के लिए रास्ता चाहिए। इसे थोड़ा पतला वे करते हुए एक और ऐसे करो आप, इधर डॉटेड, इधर भी डॉटेड लाइन से ऐसे तो, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से आप बनाओ ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेज, सेम इधर ही बनेगा जी रिंग ऑफ कार्टिलेज। बना लिया होगा बच्चा, ये ब्रोंकाई बन गया। अब बच्चा पट्टी यहाँ पे होने वाला है, दो लंग्स आने वाला है, दो लंग्स जो आएगा बच्चा पट्टी, तो देखो ये आपका जो है लेफ्ट वाला लंग्स आपको देखने में लग रहा होगा इसका राइट से बन रहा है, बट एक्चुअली जो इसका लेफ्ट लंग होगा उधर हर्ट पाए जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर तक ले जाओ लंग्स को, नीचे तक ले आओ, और यहाँ पे आप क्या छोड़ो, यहाँ पे क्या छोड़ो आप, लंग हर्ट के लिए ऐसे खाली जगह, हर्ट के लिए क्या छोड़ना है यहाँ पे खाली जगह, ऐसे थोड़ा नीचे आना है। और ये आपका अब लंग्स ऐसे आ जाएगा यहाँ पे इधर, और जैसे इधर आया है ना वैसे ही उधर भी जाएगा ये पोर्सन। एक्चुअली में हो क्या रहा है, अपन नीचे बना रहे हैं डायफ्राम, नीचे हम क्या बनाना चाहते हैं बच्चा, इसके नीचे किसके ऊपर है, डायफ्राम के ऊपर है। एक्चुअली हम यहाँ बनाना चाहते हैं डायफ्राम, ऐसे समझ में आ रहा है क्या, ऐसे आपको क्या बनाना चाहते हैं मैं, ऐसे डायफ्राम। जितना इधर आए हो ना, जितना इधर आए हो उतना ही अपन को उधर भी जाना पड़ेगा, उधर नहीं अपन को उधर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। एक करना है, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं बच्चा जी, यहाँ पे ये जो हार्ट, ये जो लंग्स है ऊपर से मिलाएंगे, इस पॉइंट को वापिस ले आएंगे इसके पास, और यहाँ पे आके इसको मैं मिला देंगे ऐसे। जैसा हमने लंग्स इधर बनाया है वैसा ही लंग्स इधर बनेगा, लेकिन इधर में क्या रहेगा दिक्कत, इधर खाली जगह आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे नीचे तक सीधा आएगा, ये आपका पोर्शन उधर जाने वाला है वहां तक, जैसा इधर गया था, और सेम इधर से उठाना है इसे, इधर से उधर ले जाना है, उधर गिरा देना है, उससे मिला देना है, ठीक है। यहाँ तक बना लोगे। अब नीचे देखो डाइफ्राम जो बना रहा था मैं, डाइफ्राम जो बना रहा था, वो डाइफ्राम जो रहेगा ऐसे बनाने के बाद इसको डबल मेम्ब्रेन कर दो, इसे अंदर की ओर लाओ इसको, और इसको डबल मेम्ब्रेन बना दो, ठीक है। सेम इसी तरह से अपन क्या करने वाले हैं, इस लंग्स को भी डबल मेम्ब्रेन करने वाले हैं, लंग्स को भी क्या करने वाले हैं अपन, ऐसे डबल मेम्ब्रेन करने वाले हैं, इसको भी डबल मेम्ब्रेन करो भाई, ठीक है। अब बचा पार्टी इसके ऊपर इपिथेलियल टिश्यू होता है, इपिथेलियल का टिश्यू होता है ना, अपन वो बनाएंगे अभी। तो कलर चेंज करने में पूरा कलर ही चेंज हो जा रहा है भाई इसका, है ना, ऐसे हो जा रहा। इसके ऊपर क्या रहेगा, ऐसे इपिथेलियल टिश्यू रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, ऐसे ऐसे इपिथेलियल टिश्यू, इधर भी रहेगा इपिथेलियल टिश्यू, इससे इसी तरह इसमें भी इपिथेलियल टिश्यू ऐसे रहने वाला है, ठीक है। अब मैं एक साइड क्या करता हूँ, इसके जो पाया जाता है ना, इसके अंदर क्या चीज है वो चीज बनाने जा रहा हूँ। ये जो ब्रोंकाई आया है ना, ये ब्रोंकाई टूट जाता है अलग अलग फोल्डर में ऐसे, इसका नाम है ब्रोंकियोल्स, क्या नाम होता है इसका, ब्रोंकियोल्स। ऐसा को क्या करना है, सब ब्रांचेज बना देना है, समझ में आ रहा है, ऐसे ब्रांचेज बना देना है, सेम उसी तरह ब्रांच उधर भी रहेगा, उधर भी रहेगा, लेकिन उधर मैं नहीं बना रहा हूँ अभी। अब बच्चा पार्टीशन में क्या होने वाला है यहाँ पे, इसके जहां पे ब्रोंकियोल्स के लास्ट एंड है ना, वहां पे
वहां पे ये अंगूर के गुच्छा जैसा है, ऐसा ऐसा, मैं सिंगल कलर से बना रहा हूँ जी, बहुत सारा कलर नहीं चल रहा है इसका। अंगूर के गुच्छा जैसा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे। इसका नाम होता है अल्वुलर सेक या अल्वुलाई। ठीक है, अल्वुलाई। सेम इसी तरह से इधर भी रहेगा, लेकिन एक साइड में मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी रिप केज बनाऊंगा। रिप केज ऐसे लेना है, ऐसे कर देना है, ये डीसी और रिप केज। एक और रिप यहाँ निकला है, ऐसे ऐसे। एक और रिप निकला, इस दोनों साइड में रिप होता है। एक साइड में मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक साइड में इधर बनाया ताकि समझ में आ जाए कि ऐसा ही इधर भी है और रिप केज जैसा ही इधर भी है। ठीक है, ऐसा रिप केज पाया जाता है। तो बच्चा पार्टी यही था आपका पूरा सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं। अब बच गया सबका नाम लिखने के लिए। देखो ये बताया मैंने स्टार्टिंग में, नोस्ट्रिल। फर्स्ट में क्या बताया, नोस्ट्रिल, NOSTRIL। उसके बाद मैंने बताया नजल कैविटी, NASAL कैविटी। उसके बाद बताया जी आपको मैंने थर्ड, फेरिंग्स। थर्ड में क्या होता है, देखो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है सिक्वेंसिंग, MCQ में पूछ लेगा, सिक्वेंसिंग दिया रहेगा एक के बाद एक के बाद एक, आपको एक क्रमबद्ध जिसके बाद जो होता है वो करना पड़ेगा। इसका नाम होता है लैरिंग्स। इसका नाम होता है ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया। एक इसका बना होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया के बाद जो ऑर्गन है ना, ये जो ऑर्गन है बीच में दो पार्ट में बटा है, इसका नाम मैंने लिख देता हूँ। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। फिर ये बहुत सारे फोल्डर में टूट गया है, ऐसे एक ऊपर दो तीन चार फोल्डर में। इसका नाम है ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद जो अंगूर का गुच्छा जैसा बनाया था, यही मेन है, इसका यूनिट होता है लंग्स का। इसका नाम है अल्वुलर सेक या अल्विलाई, अल्विलाई। और नीचे का जो छाता जैसे स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम है डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। ये जो ये बॉनी बॉक्स का वैसे बनाया है, इसका नाम है रिप केज। क्या नाम है, रिप्स बोलते हैं इसको या रिप केज बोलते हैं, रिप केज। बेटा जी हमने यहाँ सबका नामकरण कर दिया है। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसके बाद क्या है, फर्स्ट है नोस्ट्रिल, सेकंड है नजल कैविटी, थर्ड है फेरिंग्स, नेक्स्ट है लैरिंग्स, उसके बाद होता है ट्रैकिया, उसके बाद होता है ब्रोंकाई, उसके बाद होता है ब्रोंकियोल्स, उसके बाद होता है अल्वुलाई, लास्ट में डायफ्राम। डायफ्राम के बाद, अल्वुलाई के बाद ब्लड कैपिलरी कर सकते हो। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये हुआ क्या है कि ऐसे आया है, दिस इज योर अल्वुलाई, और इसके पास ऐसे ब्लड कैपिलरी आया है, दिस इसके पास ऐसे ब्लड कैपिलरी आया है। समझ में आ रहा? अब इस ब्लड कैपिलरी में, इसके ब्लड कैपिलरी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उधर से CO2 लेकर आया, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, अभी इनहेल किया हूँ, ऑक्सीजन को इधर भेजा जाएगा और CO2 को वापिस यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा। यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ब्लड कैपिलरी में ऐसे काम होता है। यहाँ पे पूरा में ऐसे काम होने वाला है, यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। ऑक्सीजन कौन लेगा, हीमोग्लोबिन लेगा। हीमोग्लोबिन के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट में बताऊंगा, चार साइट पाए जाते हैं, यानी एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को कैरी करता है और चार ऑक्सीजन को ले जाता है। सेम उसी तरह चार CO2 को ले आता है ना। नॉर्मल डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ये काम होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चा पार्टी अगर मैं इसका बताऊं कि रेस्पिरेशन हो कैसे रहा सेलुलर लेवल पे, अब देखो अगर सेलुलर लेवल पे, मेनली सेलुलर लेवल ना, अगर सेल देखोगे आप स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, तो सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर वही बताया था मैंने आपका इक्वेशन। मेनली मान लो ये सेल है, क्या है आपका, ये सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन पता है क्या, लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। यानी एक हेड इधर टेल अंदर में, एक हेड इधर टेल बाहर, 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 है ना। एक ऐसी एक और मेम्ब्रेन बन जाता है अंदर में, इनर में। एक फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है जी, ऐसे ऐसे हेड पाया जाता है फॉस्फोलिपिड का, और उसका इधर में क्या पाया जाएगा, टेल पाया जाएगा अंदर साइड में। सेम उसी तरह से बाहर में भी क्या पाए जाएंगे, हेड। क्यों ऐसा पाए जाते हैं, क्योंकि सेल के बाहर पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, तो जो पोलर हेड है इसको बाहर रखा जाता है, उसके टेल को अंदर रखा जाता है।
ठीक है, नॉन पोलर पार्ट अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसा। अब होता क्या है जी, आपको नॉर्मली ऑक्सीजन आया है तो एयर जो होता है ना इजीली पास हो जाता है अंदर की ओर। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। किस प्रोसेस से? इसका नाम हो जाएगा डिफ्यूजन। का नाम हो जाएगा डिफ्यूजन। लेकिन अगर आपके पास एक ग्लूकोज है ब्लड कैपिलरी में, इस ग्लूकोज को अंदर भेजना है तो अंदर नहीं जा पाएगा ऐसे। इसका को करवाया जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैसे होता है सर? यहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन आयन चैनल होता है जो आउटर साइड में इंटरेक्ट होता है नॉन पोलर से, और अंदर साइड में इंटरेक्ट होगा ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल से। अब ये जो ओपन होता है, अब पता होगा जी ये सब चीजें, आपको पता नहीं है कि नहीं पता, देख सुन लो। जब ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है ब्लड में, अगर लगातार बढ़ा हुआ है तो बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में ब्लड को सिग्नल जाता है, ब्रेन पेनक्रियाज को बोलता है, पेनक्रियाज जो क्या बोलेगा, अरे सर जी सुनो ना, सुनो ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, कुछ करो। पेनक्रियाज बोलता है हम क्या करें? ब्रेन बोलता है अरे तुम्हारे पास बीटा सेल है ना, बीटा सेल, उसको बोलो प्रोड्यूस करे अपना इंसुलिन। बोलेगा ठीक है मैं प्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो प्रोड्यूस हो गया इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करेगा? अब इंसुलिन आएगा भाई साहब इसके अंदर, सेल के अंदर आएगा। अब सेल के अंदर कुछ लिगेंड पाए जाते हैं। देखो ये चैनल ना क्लोज है अभी, ये क्या है? क्लोज है अभी, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो अंदर कुछ इसका लिगेंड पाया जाता है। अब इंसुलिन के लिए मेनली एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है GLUT4, ये पाया जाता है। अब GLUT4 आएगा और इसके ऊपर आके ऐसे बाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर आके ऐसे बाइंड हो जाएगा। जैसी बाइंड होगा दरवाजा ऐसे खुलेगा। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो मम्मी बोलते हैं अरे बेटा जाके दरवाजा खोल, बाहर फूफा जी आए, जीजा जी आए, दरवाजा खोलते हैं बच्चा जाके, तो ये बच्चा जाके दरवाजा खोल रहे हैं। अब जो जीजा जी और फूफा जी हैं बच्चा लोग, ये अंदर जाएंगे। अब ग्लूकोज जाके अंदर जाएंगे, ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो ब्रेन बोलेगा ये बस करो पेनिक्रिया, जब इंसुलिन की जरूरत नहीं है अब रहने। तो ग्लूकोज ऐसे अंदर जाते हैं। अब जब बच्चा ग्लूकोज अंदर चला गया तब क्या बताया, सेल के अंदर बताया था साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज जो है टूटेगा इसके में, साइटोप्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर टूटेगा जी, साइटोप्लाज्मा के अंदर टूटेगा, जिसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ बनता है पायरुवेट, पायरुवेट। अब इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ ग्लूकोज जो है टूट गया, एक ग्लूकोज अंदर गया ना, ये टूट गया किसमें, एक ग्लूकोज टूट गया किसमें, पायरुवेट में। अब इस पायरुवेट को अंदर भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट जो है जाएगा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ CO2 प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा, और 38 ATP प्रोड्यूस कर देगा। इसी को बोलते हैं बच्चा लोग सेलुलर रिस्पिरेशन बोला जाता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? बच्चा लोग बताओ। हाँ जी, चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। देखो यहाँ कैसे होता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में हमने क्या सीखा कि सेल के अंदर कैसे ये काम होता है, सेल के अंदर कैसे ये काम होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, लिख लिए होगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चा लोग, है ना। तो आगे अगला टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन। बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं उसमें बताऊंगा आपको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे बच्चा, पहले प्लांट में, पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, देन पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे किया जाता है, देन पढ़ेंगे एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर कैसे किया जाता है। वहां पढ़ेंगे अपन बच्चा ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल के बारे में, और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का डायग्राम बनाना सीखेंगे। दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, है ना। मैं पूरा 10th 11th 12th सारा कुछ पढ़ाता हूँ इसमें, JEE एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ मैं, है ना, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी खास करके। और मैं यहाँ पे 10th का पूरा कंटेंट वैसे ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं न्यू सेशन चला रहा हूँ जिसमें मैं एवरी पॉइंट, हर पॉइंट वो ले रहा हूँ जो बोर्ड में एग्जाम में
पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। ठीक है। और अगर बच्चों लोग अगर कोई डाउट रह जाता हो, आप लोग को कोई अगर डाउट रह जाता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, है ना। कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, आप लोग को जरूर बताऊंगा कि आपने क्या पूछा है मेरे से। अगले क्लास में मैं डिस्कस जरूर करूंगा, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।